हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। और हमारा चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि डील करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ्स। चैप्टर 4 इंक्लूड करता है सेक्शन 12 to 29। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है इसलिए हम विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। सेक्शन 12 एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देना। सबसेक्शन 1 एन एग्रीव्ड पर्सन और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन may present an application to the magistrate seeking one or more reliefs under this act। aggrieved person या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर aggrieved person के बिहाफ में कोई अदर पर्सन मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है एक या एक से अधिक रिलीफ्स पाने के लिए। यहाँ पर इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट before passing any order on such application, the magistrate shall take into consideration any domestic incident report received by him from the protection officer or the service provider। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्राप्त एप्लीकेशन पर कोई ऑर्डर पास करने से पहले जो मजिस्ट्रेट होंगे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर को डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की जांच करने को कहेंगे और उस पर विचार करेंगे। सबसेक्शन 2 पर आ जाइए। द रिलीफ सॉट फॉर अंडर सबसेक्शन 1 में इंक्लूड अ रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस विदाउट प्रेजुडाइज टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में जो रिलीफ्स हैं उनमें ये भी इंक्लूड होगा कि एग्रीव्ड पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस से हुई किसी इंजरी के लिए कंपनसेशन फाइल कर सकती हैं। ये उनका राइट है और उनको ऐसे राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रोवाइजो इसका भी है, provided that where a decree for any amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person, the amount, if any, paid or payable in the pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under such decree, and the decree shall, notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure or any other law for the time being in force, be executable for the balance amount, if any, left after सच सेट ऑफ। इसका जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि कंपनसेशन के लिए जो डिक्री दी है कोर्ट ने एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में और जो ऑर्डर दिया है किसी भी रिलीफ के बिहाफ में अंडर सबसेक्शन 1 तो उनको सीपीसी के अंडर सेट ऑफ किया जा सकता है। और सेट ऑफ कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 8 में। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक क्लेम जो कि दूसरे के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर दिया जाए तो ऑर्डर और डिक्री को सेट ऑफ कर सकते हैं दोनों अमाउंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब बैलेंस कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 पे आ जाइए। एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible thereto। जो एप्लीकेशन हमने मजिस्ट्रेट को सबसेक्शन 1 में लगाई है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगी और जो मेन चीज़ें हैं वो कंटेन करेगी। Subsection 4 The magistrate shall fix the date of hearing which shall not ordinarily be beyond 3 days from the date of receipt of the application by the court। Magistrate domestic incident report प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर फर्स्ट डेट हियरिंग की फिक्स कर देंगे। सबसेक्शन 5 देखिए। द मजिस्ट्रेट शैल endeavour टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स हियरिंग। मजिस्ट्रेट कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हियरिंग की डेट से 60 days के अंदर वो मैटर डिस्क्लोज हो जाए। सेक्शन 13 पे आ जाइए जो कि डील करता है सर्विस ऑफ नोटिस से। सबसेक्शन 1 देखिए। अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर हु शैल गेट इट सर्व्ड बाय सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द रिस्पोंडेंट and on any other person as directed by the magistrate within a maximum period of 2 days or such further reasonable time as may be allowed by the magistrate from the date of its receipt। जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये ऑर्डर देंगे कि वो रिस्पोंडेंट को जाके नोटिस सर्व कर दें विद इन
द पीरियड ऑफ 2 days, क्योंकि रिस्पोंडेंट को तो पता नहीं है यहाँ पे कि एग्रीव्ड पर्सन ने उनके अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया है, तो उनको जानकारी देने के लिए ये नोटिस सर्व किया जाता है। Subsection 2. A declaration of service of notice made by the protection officer in such form as may be prescribed shall be the proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by the magistrate unless the contrary is proved. अगर डिक्लेरेशन दे देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर कि रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व हो चुका है या फिर किसी अदर पर्सन को, जैसा कि मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया था, तो ये मान लिया जाएगा कोर्ट में कि हाँ नोटिस रिस्पोंडेंट तक पहुंच गया है, जब तक कि कोई इसके अगेंस्ट में कोई फैक्ट प्रूव ना हो जाए या फिर रिस्पोंडेंट खुद ना कह दे कि नहीं हमें तो नोटिस नहीं मिला है। काउंसलिंग सेक्शन 14, मतलब परामर्श देना, किसी को प्रोफेशनल एडवाइस देना किसी पर्टिकुलर मैटर पे। सबसेक्शन 1 बात करता है द मजिस्ट्रेट मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और द एग्रीव्ड पर्सन आइदर सिंगली और जॉइंटली टू अंडरगो काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर हु पजेस सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग के अंदर किसी भी स्टेज पे एट एनी स्टेज ये लगता है कि रिस्पोंडेंट को या एग्रीव्ड पर्सन को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, आइदर सिंगली और जॉइंटली, या तो अलग अलग या फिर साथ में, तो वो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप भाई काउंसलिंग के लिए चले जाइए किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के किसी मेंबर के साथ जो ऐसी क्वालिफिकेशन रखते हैं या फिर उनको एक्सपीरियंस हो काउंसलिंग का। Subsection 2. Where the magistrate has issued any direction under subsection 1, he shall fix the next date of hearing of the case within a period not exceeding 2 months. मजिस्ट्रेट अगली हियरिंग की डेट फिक्स कर सकते हैं 2 महीने के अंदर अंदर उस केस में, जब भी कोई पार्टी काउंसलिंग के लिए चली जाती है। सेक्शन 15 पे आ जाइए, असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता। In any proceeding under this act, the magistrate may secure the service of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit for the purpose of assisting him in discharging his function. अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी वेलफेयर एक्सपर्ट को होना चाहिए, उसकी सहायता किसी केस में लेना चाहिए, जो कि ज़्यादातर केसेस में विमेन ही होगी, तो वो ऐसे वेलफेयर एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 16 देखिए, प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। इफ द मजिस्ट्रेट considers that the circumstances of the case so warrant and if either party to the proceeding so desire, he may conduct the proceeding under this act in camera. अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस के सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि जो केस की जो सुनवाई है वो कैमरे के सामने होनी चाहिए, या फिर दोनों पार्टी में से एग्रीव्ड या रिस्पोंडेंट दोनों में से अगर कोई पार्टी चाहती है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है केस की वो कैमरा के सामने हो, तो मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन दे सकता है इस एक्ट के अंतर्गत। सेक्शन 17 डील करता है राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड हम ऑलरेडी सेक्शन 2S में पढ़ चुके हैं, साझा गृहस्थी जिसे कहते हैं, तो साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार। सब सेक्शन 1 देखिए, Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same. किसी और लॉ में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई वुमेन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है उसके पास ये राइट है कि वो साझा गृहस्थी यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे, चाहे उसका उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट, टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो या ना हो। सबसेक्शन 2 बात करता है द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ इट बाय द रिस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि एग्रीव्ड पर्सन को उस शेयर्ड हाउस होल्ड से नहीं निकाला जा सकता। कब तक नहीं निकाला जा सकता? जब तक कि किसी और लॉ के द्वारा कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश ना हो। सेक्शन 18 देख लीजिए, डील करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर से। इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2O में, डिटेल में हम सेक्शन 18 में पढ़ रहे हैं।
The magistrate may, after giving the aggrieved person and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from. मजिस्ट्रेट जब अग्रीव्ड पर्सन को और रिस्पोंडेंट दोनों ही पार्टीज़ को सुन लेते हैं और वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हुआ है या होने वाला है, तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करते हैं. किसके बिहाफ में? एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में. और रिस्पोंडेंट जो होता है उसको मना करते हैं कि वो क्लॉज ए, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो रिस्पोंडेंट है वो डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी एक्ट नहीं करेगा. क्लॉज बी, एडिंग और अबेटिंग इन कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वो किसी और को डोमेस्टिक वायलेंस का कोई एक्ट करने में सहायता नहीं करेगा, उसको उकसाएगा नहीं, ना ही उसको दुष्प्रेरण करेगा. क्लॉज सी, एंटरिंग द प्लेस of employment of the aggrieved person, or if the person aggrieved is a child, its school or any other place frequently by the aggrieved person. जहाँ पर एग्रीव्ड पर्सन एम्प्लॉयड है वहाँ पे वो नहीं जाएगा, और जो एग्रीव्ड पर्सन अगर एक चाइल्ड है तो ना ही वो उसके स्कूल जाएगा, और जहाँ पे भी वो फ्रीक्वेंटली आती जाती रहती है वहाँ पर भी वो नहीं जाएगा. Clause D, attempting to communicate in any form whatsoever with the aggrieved person, including personal, oral or written or electronic or telephonic contact. वो एग्रीव्ड पर्सन से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करने की, बात करने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही वो उससे डायरेक्ट बात करेगा, ना ही फ़ोन करेगा, ना ही उससे मिलेगा, ना ही उसको कोई लेटर लिखेगा, ना ही मेल करेगा, कुछ भी किसी भी तरीके से वो बात नहीं करेगा. Clause E, alienating any assets, operating bank lockers, bank accounts used or held or enjoyed by both the parties, jointly by the aggrieved person and the respondent, or singly by the respondent, including her stridhan or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the magistrate. कोई भी एसेट है, बैंक अकाउंट है या कोई भी प्रॉपर्टी है, स्त्रीधन है, जो कि एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट दोनों के लिए, दोनों उसका जॉइंटली यूज़ करते हैं, तो वो उसको किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ना ही एलिनेट करेगा. क्लॉज एफ, कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स, अदर रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन हु गिव द एग्रीव्ड पर्सन असिस्टेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. अगर एग्रीव्ड पर्सन के कोई डिपेंडेंट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी वायलेंस नहीं करेगा उनके अगेंस्ट में, और अगर कोई ऐसा रिलेटिव है जिसने एग्रीव्ड पर्सन की हेल्प की है कोर्ट की प्रोसीडिंग में डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट को लेकर, तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. क्लॉज जी, कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, और भी किसी अलग तरीके का एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस जैसा नहीं करेगा. सेक्शन 19 जो कि डील करता है रेजिडेंस ऑर्डर से, और सेक्शन 2P में भी दिया हुआ है. सबसेक्शन 1, while disposing of an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, pass a residence order. सेक्शन 12 में जो सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन लगाई थी एग्रीव्ड पर्सन ने, उसको डिस्पोज करते समय अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकता है. क्लॉज ए देखिए, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has a legal right or equitable interest in the shared household. वो रिस्ट्रेन कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि एग्रीव्ड पर्सन के जो शेयर्ड हाउस होल्ड में वो रह रहा है उससे वो उसे डिस्पोजेस नहीं कर सकता, उसका पोजीशन नहीं छीन सकता, चाहे रिस्पोंडेंट के पास उस शेयर्ड हाउस होल्ड में कोई लीगल राइट हो या ना हो, इक्विटेबल इंटरेस्ट हो या ना हो. क्लॉज बी, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, और वो ये भी डायरेक्ट कर सकता है रिस्पोंडेंट को कि वो अपने आप को उस शेयर्ड हाउस होल्ड से हटा ले. क्लॉज सी, रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट or any of his relatives from entering any portion of the shared household in which the aggrieved person resided. वो ये भी बोल सकता है रिस्पोंडेंट को या और उसके रिलेटिव को कि जिस पोर्शन में शेयर्ड हाउस होल्ड रह रहा है वहाँ पर वो एंट्री ना करे. क्लॉज डी,
restraining the respondent from alienating or disposing of the shared household or encumbering the same. वो ये भी बोल सकते हैं अपने ऑर्डर में, रिस्पोंडेंट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड को वो ना तो ट्रांसफ़र करे ना ही एलिनेट करे. क्लॉज ई, restraining the respondent from renouncing his rights in the shared household except with the leave of the magistrate. मजिस्ट्रेट की परमिशन के सिवाय वो अपने राइट्स को शेयर्ड हाउस होल्ड से रिनाउंस ना करे. Clause F, directing the respondent to secure same level of alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household or to pay rent for the same if the circumstances so required. वो डायरेक्ट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को कि जिस तरीके से वो एग्रीव्ड पर्सन पहले रह रहा था, जिस स्टेटस पे रह रहा था, उसी तरीके का कोई ऑल्टरनेट एकोमोडेशन उसको उपलब्ध कराए और रेंट पे करे. प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर एक प्रोविजो है, नो ऑर्डर अंडर क्लॉज बी शैल बी पास्ड अगेंस्ट एनी ऑर्डर हु इज़ अ वुमेन. क्लॉज बी में मैंने आपको बताया कि रिस्पोंडेंट को वो ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप को शेयर्ड हाउस होल्ड से रिमूव कर दे, लेकिन अगर वो रिस्पोंडेंट एक वुमेन ही है तो ऐसा ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास नहीं किया जा सकता है. सबसेक्शन 2 पे आ जाइए. The magistrate may impose any additional condition or pass any other direction which he may deem reasonably necessary to protect or to provide for the safety of the aggrieved person or any child of such aggrieved person. Magistrate अपने order में ऐसा भी कुछ impose कर सकते हैं, additional conditions impose कर सकते हैं जो भी उन्हें reasonable लगे aggrieved person या जो child है aggrieved person उसकी safety के लिए. Subsection 3, the magistrate may require from the respondent to execute a bond with or without sureties for preventing the commission of the domestic violence. मजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट को बोल सकते हैं कि भाई आप एक तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो विद और विदाउट श्योरिटीज़ डोमेस्टिक वायलेंस के कमीशन से प्रिवेंशन के लिए. Subsection 4, an order under subsection 3 shall be deemed to be an order under chapter 8 of the CRPC and shall be dealt with accordingly. जो सबसेक्शन 3 में जो ऑर्डर दे रहे हैं मजिस्ट्रेट, वो सेम टू सेम वैसे ही प्रोसीजर होगा उसका जैसा कि चैप्टर 8 में CRPC में दिया हुआ है. और चैप्टर 8 जो है वो डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर से, और जो चैप्टर 8 है CRPC का वो डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर से. सबसेक्शन 5, while passing an order under subsection 1, 2 and subsection 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making an application on her behalf in the implementation of the order. जब मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास कर रहे होते हैं तो वो ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कोई पास के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को कि वो एग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्शन दे या उसकी सहायता करे, या जो पर्सन है जिसने इस ऐसे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में उसकी सहायता की है एग्रीव्ड पर्सन की, उसको भी प्रोटेक्ट करे. Subsection 6, while making an order under subsection 1, the magistrate may impose on the respondent obligations relating to the discharge of the rent and other payments having regard to the financial needs and resources of the parties. Subsection 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन भी इम्पोज कर सकते हैं, जैसे कि रेंट पे करने की या अदर पेमेंट्स की रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल नीड्स अदर पार्टी के लिए, एग्रीव्ड पर्सन के लिए. The magistrate may direct the officer in charge of the police station in whose jurisdiction the magistrate has been approached to assist the implementation of the protection order. जो मजिस्ट्रेट हैं वो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को जिनके जुरिस्डिक्शन में ये प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जा रहा है उसकी सहायता के लिए भी वो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं. The magistrate may direct the respondent to return to the possession of the aggrieved person her stridhan or any other property or valuable security to which she is entitled to. Magistrate respondent को ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी पोजेशन है एग्रीव्ड पर्सन का उसको रिटर्न कर दिया जाए, स्त्रीधन हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जिसकी वो हकदार है.
आई होप सेक्शन 19 आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंडियन जुडिशरी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।